यश और कीर्ति बल और पराक्रम से नहीं मिलती, बल्कि धर्म और न्याय की आधारशिला पर खड़ी होती है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। चेन्नई और मुंबई की यात्रा के बाद नई दिल्ली पहुंचे सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। भारत सेशेल्स संबंधों को दिया जाएगा नया आयाम। मलेशिया की यात्रा पूरी कर भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ हुई ऐतिहासिक वार्ता के बाद कई समझौतों पर लगी मोहर। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारत को बताया अहम व्यापारिक साझेदार। प्रधानमंत्री मोदी को कहा अपना परम मित्र। परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण की दूसरी कड़ी आज। प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे करेंगे देश भर के विद्यार्थियों से संवाद। उद्देश्य विद्यार्थियों में परीक्षा को उत्सव मनाने और जीवन के एक आवश्यक हिस्से के रूप में देखने की सोच को विकसित करना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। कहा केंद्र और राज्य सरकार की सुरक्षा केंद्रित रणनीति से मिले सकारात्मक परिणाम। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, नक्सल फंडिंग नेटवर्क पर कार्रवाई और आत्मसमर्पण नीति पर जोर। 31 मार्च से पहले नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त करने का दोहराया संकल्प। भारत अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा समझौते का ढांचा भारतीय किसानों के हितों को किसी भी तरह नहीं पहुंचाएगा नुकसान। कई भारतीय कृषि उत्पादों पर शुल्क घटाकर शून्य करने से किसानों और कृषि को मिलेगा लाभ। संसद के बजट सत्र का आज 9वां दिन है। सुप्रभात में आइए सबसे पहले जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज सूचीबद्ध मुख्य विधायी कार्यों के बारे में। वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा आज जारी रहेगी। राज्यसभा में भी आज वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को संसदीय चुनाव में जीत पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव में आपकी ऐतिहासिक जीत पर सनाए ताकाइची को बधाई। दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक रणनीतिक और साझेदारी विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि ताकाइची के सक्षम नेतृत्व में भारत जापान मित्रता नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की यात्रा पूरी कर भारत लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों में एक नई ऊर्जा भर दी है। कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच हुई ऐतिहासिक वार्ता के बाद कई समझौतों पर मोहर लगी। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारत को अहम व्यापारिक साझेदार बताते हुए दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों को याद किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना परम मित्र बताया। भारत और मलेशिया के संबंध बहुत विशेष हैं। हम मैरीटाइम नेबर्स हैं। सदियों से हमारे लोगों के बीच गहरे और आत्मीय रिश्ते रहे हैं। आज मलेशिया भारतीय मूल की आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारी सभ्यताएं, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई है।
हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है, नो डबल स्टैंडर्ड, नो कॉम्प्रोमाइज। India's growing by leaps and bounds is one spectacular rise in the international economic and trade scene, and therefore Malaysia in the ASEAN context would certainly benefit immensely if we could secure more ways and opportunities to collaborate with India. भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मलेशिया में तमिल की मजबूत और जीवंत उपस्थिति शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में दिखाई दी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विश्व की ग्रोथ इंजन के रूप में ये उभर रहा। हम आसियान के साथ पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी चेन्नई और मुंबई में सफल बैठकों के बाद नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया। राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी की ये 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा भारत सेशल्स राजनयिक संबंधों की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हो रही है। सेशल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी देश है और भारत के महासागर विजन तथा ग्लोबल साउथ के प्रति प्रतिबद्धता में एक प्रमुख साझेदार माना जाता है। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इन बैठकों में भारत सेशल्स द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बिहार विधानसभा के 105वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की अधिकांश राज्य विधानसभाएं डिजिटल हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 तक सभी राज्य विधानसभाओं की कार्रवाई को पूरी तरह डिजिटाइज करके एक साझा प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में नियम, कानून और संविधान की जानकारी के साथ होने वाली चर्चा से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने वाली है। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। सभागृह के जनप्रतिनिधि नियम प्रक्रियाओं को जानेंगे, परंपराओं को जानेंगे, संविधान को समझेंगे, जनता की भावना अपेक्षाओं को समझेंगे, जन सेवा करते हुए कठोर परिश्रम कर केवल अपने विधानसभा के नहीं सारे राज्य के मुद्दों को सशक्त तरीके से रखेंगे। उतना ही सदन की गरिमा भी बढ़ेगी और नेतृत्व भी सशक्त होगा। और इसके लिए हमारे किरण रिजिजू जी ने, जो संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने संसद और राज्य की विधानसभाओं को डिजिटाइजेशन करने का काम किया है। अब आपको पूरी राज्य की विधानसभाओं की कार्रवाई, संसद की कार्रवाई एक प्लेटफॉर्म पर
आप डिजिटल संसद के अंदर राज्य विधानसभाएं और संसद की दोनों सदनों की कार्रवाई एक प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब गुजरात में स्पीकर कॉन्फ्रेंस थी, जब एक विचार दिया था, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म, और आज सारे राज्य की अधिकतम विधानसभाएं पेपरलेस हो चुकी है। अधिकतर राज्य की विधानसभाओं ने अपनी पुरानी डिबेट, चर्चा, संवाद, कानून, प्रदेश देश के मुद्दों को डिजिटाइजेशन कर दिया है। और कुछ बचा है तो आने वाले समय के अंदर हमारा प्रयास है कि 2026 तक हम सारे राज्य विधानसभाओं की कार्रवाई को डिजिटाइजेशन कर कर एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, ताकि जब कभी आपको किसी भी कानून पर चर्चा करनी हो तो प्रदेश में उस कानून पर कब चर्चा हुई थी, संसद में कब कब उस कानूनों पर चर्चा हुई थी, किस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधियों पर उस पर चर्चा की थी, संवाद किया था, कैसे तर्कों से अपनी बात रखी थी, तो सारा का सारा रिसर्च आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, ताकि आने वाले समय के अंदर हमारे विधायकों की क्षमता बढ़ सके और वह विधानसभाओं के अंदर सटीक और तर्कपूर्ण चर्चा कर सके। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ में विभिन्न विकास कार्यों पर भी एक समीक्षा बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार की सुरक्षा केंद्रित रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नक्सल फाइनेंशियल नेटवर्क पर प्रहार और आत्मसमर्पण नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी 31 मार्च से पहले नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ कभी नक्सली हिंसा का गढ़ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन सरकार में ये अब विकास का पर्याय बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा खेल, फॉरेंसिक और तकनीकी शिक्षा को गति देते हुए अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी सहेज रहे हैं। इन बैठकों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय गृह सचिव और सूचना ब्यूरो के निदेशक, गृह मंत्रालय के विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक तथा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र के गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक उपस्थित थे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में साप्ताहिक पत्र ऑर्गेनाइजर के भारत प्रकाशन द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ एट 25 शिफ्टिंग द लेंस पुस्तक पर आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के राज में छत्तीसगढ़ में माओवाद को प्रश्रय दिया गया, लेकिन भाजपा राज में अब नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की पूर्व कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उसने माओवादी आतंक को संरक्षण दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने माओवादियों से लाल आतंक का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में आने की अपील भी की। हजारों आदिवासी बच्चे मारे गए, जीवन बर्बाद हो गए, और ये प्रचार कर रहे हैं कि गोली चला रहे। मैं आज भी इस कार्यक्रम से स्पष्टता करना चाहता हूं कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार किसी पर गोली चलाना नहीं चाहती। सभी माओवादी
हथियार डाल दे, उनके लिए रेड कारपेट बिछाकर हम उनका स्वागत करेंगे। और जो बच्चियां हाथ में बंदूक लेकर खड़ी है, उनको तो मैं दो हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप तो जरूर सरेंडर कर जाइए। आपके लिए आगे बहुत अच्छा जीवन आपकी राह देखकर खड़ा है। हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर जब आप हाथ में बंदूक लेकर किसी को मारते हो तो इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी शासन की है, छत्तीसगढ़ शासन की भी है और भारत सरकार की भी। 25 साल पहले जब छत्तीसगढ़ बना तो माओवाद से ग्रसित राज्य माना जाता था। 25 साल में से करीब करीब 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 7 साल कांग्रेस की सरकार रही, और 25 साल के बाद मुड़कर देखते हैं तो बीमारू राज्य विकसित राज्य बनने के कगार पर है और माओवाद का नामो निशान समाप्त होने के कगार। और डॉक्टर रमन सिंह ने ये 15 सालों में विकास के हर आयाम में छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का काम किया। माओवादी विचारधारा से वो भी लड़े, संघर्ष किया नक्सलिज्म के सामने, जितना हो सकता था उसका कंट्रोल भी किया। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि भारत अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते का ढांचा भारतीय किसानों के हितों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते में अमेरिका ने कई भारतीय कृषि उत्पादों पर शुल्क घटाकर शून्य कर दिया है, जबकि भारत ने अपने किसानों और कृषि क्षेत्र की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की है। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील अभी हुई है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां और गति देने वाली है। ये समझौता केवल व्यापारिक समझौता नहीं है, भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। मित्रों, ये डील दुनिया को भी एक संदेश देती है कि भारत की नीति कमिटमेंट की है, कॉम्प्रोमाइज की नहीं है। हम आत्मविश्वास से देश के हित में निर्णय लेते हैं, हम सौदेबाजी नहीं, लेकिन संतुलित रणनीति अपनाकर सकारात्मक संवाद करते हैं। ये ट्रेड डील डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का एक उत्तम उदाहरण है। डिप्लोमेसी मतलब राष्ट्र प्रथम, डेवलपमेंट यानी विकसित भारत की दिशा में बढ़ते कदम, ये उसके लिए भी एक बड़ा आधार है। और डिग्निटी मतलब इसमें किसान की गरिमा का पूरा ध्यान रखा गया है। कृषि मंत्री के नाते मुझे कहते हुए ये प्रसन्नता है कि जितनी चिंता भारतीय कृषि और किसानों की देश को थी, उन सारी चिंताओं का समाधान किया गया है। ये ट्रेड डील हमारे किसानों को न केवल पूरी तरह से सुरक्षित रखती है, बल्कि हमारे कृषि उत्पादों को नए अवसर
प्रदान करती है। भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने अपना 1 साल पूरा कर लिया है। इसके अंतर्गत रविवार को रामलीला मैदान में 500 इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली की जनता के लिए समर्पित किया गया। इलेक्ट्रिक बसों से राज्य में वायु प्रदूषण पर कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकेगा। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह और लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश वर्मा ने ईवी बसों को हरी झंडी दिखाई और दिल्ली पानीपत बस सेवा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि 2028 तक 14,000 ई बसें सड़कों पर उतरेंगी और जल्द ही दिल्ली के लिए ईवी पॉलिसी लाई जाएगी। इस साल हमने अपने बजट में 5,000 करोड़ की राशि दिल्ली मेट्रो को दी है ताकि उनका काम और स्पीड में चले और दिल्ली को एक बेहतर साधन ट्रांसपोर्ट का मिल सके। दिल्ली पहला राज्य बना है जो आदरणीय अमित शाह जी के सहकार भारती सहकार टैक्सी को अनुबंध साइन करने के बाद सबसे पहले दिल्ली ने सहकार टैक्सी के साथ अनुबंध किया है। हम लोग ई रिक्शा पे भी नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं ताकि ई रिक्शा को रेगुलराइज किया जा सके और उनको बेहतर सुविधा के नाते इस्तेमाल किया जा सके। दिल्ली सरकार एक बेहतरीन ईवी पॉलिसी लेके आएगी जिसमें दिल्ली को बेहतर एनवायरमेंट फ्रेंडली और क्लीन फ्यूल प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के साधन मिल पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण की दूसरी कड़ी का आज प्रसारण होने वाला है। प्रधानमंत्री देश भर के विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा से जुड़े तनाव पर चर्चा करना और परीक्षाओं को एक उत्सव तथा जीवन के एक आवश्यक हिस्से के रूप में देखने की सोच को बढ़ावा देना है। ये कार्यक्रम संसद टीवी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री के यूट्यूब चैनल और शिक्षा मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इसके अलावा वेब्स OTT, अमेजन प्राइम वीडियो, जियो, G5, सोनी लिव और स्पॉटिफाई सहित कई OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप। कुछ नई जगहें और एक नया सफर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये सजेशन भेजा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी परीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। अच्छा खिलाड़ी कैसे बनता है? निरंतरता बनाए रखो, रूटीन में चलते हैं। सबसे बड़ी बात है वो लगातार कंपटीशन करता रहता है। बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस जो लाइफ में बहुत कम लोगों को मिलता है। जिसका अपने आप पर विश्वास है उसको कभी डर नहीं लगता। जो व्यक्ति बहुत बड़ा बन गया है वो बड़ा बनने की इच्छा होना बुरा नहीं है, लेकिन वो बड़ा बना है तहीं से अपने को जोड़ो मत। पहले तो मुझे खुद पे आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि PM सर हमारे सामने है। तो आपके मन में भी कुछ सवाल आते होंगे, बताइए कौन शुरू करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे के दौरान भारतीय संस्कृति की भव्य झलक देखने को मिली। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी के एक विशेष अंश के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।
वसुदेव कुटुम्बकम्।